दीप और थॉमस आखिरकार अपने सपनों के नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। पहली बार एक ही छत के नीचे साथ रहने की खुशी उनके चेहरों पर साफ नजर आती है। बिल्डिंग की मैनेजर चाबी देते हुए उन्हें सिर्फ एक नियम याद दिलाती है कि फ्लैट की छत या खिड़कियों में किसी भी तरह का बदलाव करना सख्त मना है। दोनों इस शर्त को सहजता से स्वीकार कर अपने नए आशियाने को सजाने में जुट जाते हैं। रात के वक्त वे साथ बैठकर डिनर करते हैं और आने वाले कल के खूबसूरत सपने बुनते हैं। शादी, करियर और बच्चों को लेकर दोनों तय करते हैं कि अगले 4 सालों तक वे किसी भी बड़ी जिम्मेदारी से दूर रहकर सिर्फ एक दूसरे के संग जिंदगी का लुत्फ उठाएंगे। माहौल पूरी तरह प्यार और सुकून से भरा होता है, लेकिन तभी सामने वाली इमारत की एक चमचमाती रोशनी उनका ध्यान भटका देती है। उत्सुकता में वे खिड़की से बाहर झांकते हैं, जहां सामने वाले फ्लैट में एक शख्स कैमरा हाथ में थामे एक खूबसूरत लड़की की तस्वीरें ले रहा होता है। देखते ही देखते वह प्रोफेशनल फोटोशूट एक बेहद निजी और अंतरंग पल में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मंद मुस्कुराते हैं और अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं, मगर उस रात वह मंजर उनके जेहन से उतरता नहीं। अगली सुबह दीपा अपनी सहेली एरी से मिलती है और हंसते हंसते बताती है कि उनके पड़ोस में रहने वाला जोड़ा काफी अजीब और बेपरवाह है। बातों में यह भी पता चलता है कि दीपा और एरी एक ऑप्टिकल स्टोर में साथ काम करती हैं। शाम को जब दीपा घर लौटती है तो अनजाने में ही उसकी निगाहें दोबारा उसी खिड़की की तरफ उठ जाती हैं। अब यह महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि उसकी रोज की आदत में शुमार होने लगा था। वे दोनों मजाक में सामने वाले शख्स को सेबास्टियन और उसके साथ रहने वाली लड़की को जूलिया कहकर बुलाने लगते हैं। एक शाम वे दोनों देखते हैं कि खाना खाते वक्त सेबास्टियन के गले में कुछ अटक जाता है और उसकी सांसें रुकने लगती हैं। जूलिया बिना वक्त गंवाए उसकी मदद करती है और कुछ ही पलों में उसकी जान बचा लेती है। उस नाजुक मोड़ पर दोनों के बीच की आत्मीयता साफ झलकती है, मगर ठीक उसी वक्त दीपा यह महसूस करती है कि सामने वाला शख्स उसे जरूरत से ज्यादा आकर्षित करने लगा है। उसकी आंखों में सिर्फ कौतूहल नहीं बल्कि एक अनदेखा खिंचाव भी जन्म ले रहा था। कुछ ही दिनों में दीपा एक बेहद पावरफुल दूरबीन खरीद लाती है और अब खिड़की के पास बैठकर पड़ोसियों की हर हरकत पर नजर रखना उसका पसंदीदा शगल बन जाता है। एक दिन वे देखते हैं कि सेबास्टियन के घर एक बेहद ग्लैमरस मॉडल आती है। शुरुआत में तो ये एक आम फोटोशूट लगता है, लेकिन कैमरे की फ्लैश थमते ही दोनों के बीच की दूरियां मिटने लगती हैं। दीपा और थॉमस ये देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि जूलिया उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। अगले दिन वह फिर एरी से इस मिस्ट्री कपल का जिक्र करती है और कहती है कि काश वह उनकी बातें भी सुन पाती। तब एरी को याद आता है कि कॉलेज के दिनों में थॉमस ने एक खास लेजर डिवाइस बनाई थी जो दूर से कांच की हल्की थरथराहट से भी आवाजों को पकड़ सकती थी। घर लौटकर दीपा थॉमस पर वही डिवाइस दोबारा बनाने का दबाव डालने लगती है। थॉमस उसे साफ समझाता है कि किसी की प्राइवेसी में इस तरह घुसपैठ करना गैर कानूनी और गलत है, लेकिन दीपा की जिद के आगे वह आखिरकार हार मान लेता है। थॉमस बताता है कि डिवाइस को चालू करने के लिए सामने वाली खिड़की पर एक छोटा सा रिफ्लेक्टिव मिरर लगाना जरूरी होगा। जल्द ही उन्हें खबर मिलती है कि सेबास्टियन के घर एक भव्य पार्टी होने वाली है, जिसे दीपा सबसे सही मौके की तरह देखती है। दोनों सज धज कर उस पार्टी में बिन बुलाए मेहमान बनकर पहुंचते हैं। भीड़ का फायदा उठाकर दीपा बड़ी चालाकी से खिड़की के कोने पर वह छोटा सा शीशा चिपका देती है। दूसरी तरफ थॉमस जब बाथरूम की ओर बढ़ता है तो वहां से सेबास्टियन को बाहर निकलते देखता है, जिसके तुरंत बाद अंदर से एक बिखरी हुई लिपस्टिक वाली लड़की बाहर आती है, जो ये बयां करने के लिए काफी था कि अंदर क्या चल रहा था। रात में घर लौटने के बाद जब वे लेजर डिवाइस ऑन करते हैं तो पहली बार सामने वाले घर की आवाजें उनके कानों में गूंजने लगती हैं। शुरुआत में सब सामान्य होता है, लेकिन जल्द ही जूलिया और सेबास्टियन के बीच एक खौफनाक बहस छिड़ जाती है। जूलिया उस पर बेवफाई का इल्जाम लगाती है, जिस पर सेबास्टियन बिना किसी पछतावे के कहता है कि यह सब उसके काम का हिस्सा है और अपने पैशन के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। झगड़ा इतना उग्र हो जाता है कि गुस्से में सेबास्टियन जूलिया के चेहरे पर जोर से हमला कर देता है। यह सब सुनकर दीपा और थॉमस के होश उड़ जाते हैं। अगले ही दिन जूलिया खुद दीपा की चश्मे की दुकान पर आ पहुंचती है। बातचीत के दौरान दीपा को मालूम होता है कि उसका असली नाम जूलिया है और दोनों आपस में नंबर भी बदल लेती हैं। जूलिया कहती है कि वे जल्द ही साथ में वक्त बिताएंगे। दूसरी ओर थॉमस खिड़की से देखता है कि सेबास्टियन के घर फिर एक नई मॉडल आई है और फोटोशूट के दौरान वह खुद भी कपड़े उतार देता है ताकि सामने वाली मॉडल सहज महसूस कर सके। दीपा जब घर लौटती है तो वह जूलिया के बारे में बताने के लिए बेहद उत्सुक होती है, जबकि थॉमस उसे सेबास्टियन की नई करतूतों से वाकिफ कराता है। सच्चाई जानकर दीपा का दिल टूट जाता है और वह जूलिया को सब बताने का मन बना लेती है, लेकिन थॉमस उसे दूसरों के मामलों से दूर रहने की हिदायत देता है। कुछ दिनों बाद दीपा और जूलिया एक स्पा में मिलती हैं। वहां जूलिया की बातें सुनकर दीपा को एहसास होता है कि वह अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती है, इसीलिए दीपा सच छुपाने का फैसला करती है। इसके बावजूद दीपा खुद को रोक नहीं पाती और एक दिन सेबास्टियन के प्रिंटर को हैक करके जूलिया के नाम एक चेतावनी भरा मैसेज भेज देती है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। थॉमस नींद से जागकर दीपा पर भड़क उठता है और इस पागलपन को तुरंत रोकने को कहता है। तभी वे देखते हैं कि जूलिया लाइट बंद करके एक तरफ जाती है। थॉमस घबराकर पुलिस को फोन मिलाने लगता है, मगर दीपा उसे जबरदस्ती रोक देती है। थोड़ी देर बाद वे सामने वाले फ्लैट में खौफनाक मंजर देखते हैं। सेबास्टियन खून से लथपथ जूलिया की बेजान देह को उठा रहा होता है। थॉमस बुरी तरह टूट जाता है और दीपा पर चीखते हुए कहता है कि उसकी उत्सुकता ने एक बेगुनाह की जान ले ली। वह साफ कहता है कि अगर दीपा उससे जरा भी प्यार करती तो उसकी बात मानती और
और इतना कहकर वह हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाता है। कई दिन बीत जाने पर भी थॉमस वापस नहीं लौटता, लेकिन दीपा का यह जुनून खत्म नहीं होता। एक शाम जब सेबास्टियन पास के एक पब में जाता है तो दीपा भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। सेबास्टियन उसे ताड़ लेता है और उसके पास आकर उसकी निजी जिंदगी पर सवाल करने लगता है। उसकी बातों से दीपा को एहसास होता है कि दूसरी औरतों से रिश्ते रखना उसकी फितरत है, मगर वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। ड्रिंक्स के बाद सेबास्टियन उसे अपने घर चलने का न्योता देता है और दीपा बिना सोचे समझे उसके साथ चली जाती है। वहां पहुंचकर सेबास्टियन किसी पेशेवर मॉडल की तरह दीपा की तस्वीरें खींचने लगता है और जल्द ही दीपा उसके साथ एक जिस्मानी रिश्ते में बंध जाती है। ठीक उसी वक्त थॉमस अपने फ्लैट में लौटता है। वह खुद को दीपा से दूर नहीं रख पाया था, लेकिन जब वह खिड़की से सामने झांकता है तो दीपा को सेबास्टियन की बाहों में देखकर उसका दिल पूरी तरह कांच की तरह चकनाचूर हो जाता है। अगली सुबह जब दीपा अपने फ्लैट में लौटती है तो सामने थॉमस का बेजान जिस्म फंदे से लटक रहा होता है। इस भयानक हादसे के बाद दीपा गहरे अवसाद और ग्लानि में डूब जाती है। उसे लगता है कि थॉमस, जूलिया और इस पूरे बिखराव की अकेली जिम्मेदार वही है। वह अपनी दोस्त एरी के पास जाकर फूट फूट कर रोती है और अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। एरी उसे संभालती है और समझाती है कि यह सब उसकी गलती नहीं थी। इसके बाद दीपा इस भयानक अध्याय को हमेशा के लिए बंद करने से पहले एक आखिरी बार सेबास्टियन से मिलने का फैसला करती है। जब वह एक बड़े ऑडिटोरियम में पहुंचती है जहां सेबास्टियन की नई फोटो एग्जीबिशन चल रही होती है, तो वहां जूलिया को पूरी तरह जिंदा और सही सलामत स्टेज की तरफ बढ़ते देख दीपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद एक एक करके विशाल स्क्रीन पर दीपा की न्यूड तस्वीरें और उसकी तथा थॉमस की बेहद निजी यादें दिखाई जाने लगती हैं। एग्जीबिशन की आखिरी तस्वीर में थॉमस की फंदे से लटकी हुई दर्दनाक लाश दिखाई देती है। दीपा को एहसास होता है कि वह और थॉमस किसी और की प्राइवेसी में झांक नहीं रहे थे, बल्कि वे खुद एक खौफनाक और सोची समझी साजिश का शिकार बन चुके थे। रोते हुए दीपा वहां से भागकर सेबास्टियन के अपार्टमेंट में दाखिल होती है और एक छिपे हुए कमरे में अनगिनत कैमरे, मॉनिटर और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स देखकर सन्न रह जाती है। सेबास्टियन और जूलिया ने पहले ही दिन से उन पर नजर रखी हुई थी। वह सारा नाटक, झगड़ा, कत्ल का ढोंग और दूरबीन से दिखने वाला हर मंजर सिर्फ दीपा और थॉमस को उकसाने के लिए रचा गया था, ताकि वे अपनी गैलरी के लिए एक जिंदा इंसान की तबाही की खूनी कहानी कैमरे में कैद कर सके। गुस्से में अंधी होकर दीपा वहां रखे सारे कैमरे और मॉनिटर तोड़ा डालती है। कुछ समय बाद टीवी पर सेबास्टियन और जूलिया का इंटरव्यू आता है, जहां उनकी यह विवादित फोटो सीरीज दुनिया भर में मशहूर हो चुकी होती है। इंटरव्यूअर जब एक मासूम की मौत पर सवाल उठाती है तो सेबास्टियन बेहद बेपरवाही से जवाब देता है कि उन्होंने किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया था, वे तो बस अपना काम कर रहे थे। इंटरव्यू के बाद जब यह जोड़ा अपने अपार्टमेंट में लौटता है तो उन्हें टेबल पर एक महंगी शराब की बोतल और लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि किसी बड़ी मैगजीन ने यह तोहफा भेजा है। दोनों जश्न मनाते हुए जाम छलकाते हैं, लेकिन तभी एक लिफाफा और मिलता है जिस पर लिखा होता है कि थॉमस ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। घबराकर सेबास्टियन जब छत पर देखता है तो दीपा वहां खड़ी नजर आती है। दीपा को देखकर वे दोनों उसका पीछा करते हुए उसकी ऑप्टिकल शॉप तक पहुंच जाते हैं और उससे सबूत मांगने लगते हैं। मगर अचानक जूलिया के सिर में तेज दर्द उठता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। सेबास्टियन को भी चक्कर आने लगते हैं। दरअसल वह शराब किसी कंपनी ने नहीं बल्कि दीपा ने भेजी थी, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। दोनों के बेसुध होते ही दीपा अपनी वही लेजर मशीन उठाती है और उस खतरनाक रोशनी से उन दोनों की आंखों को हमेशा हमेशा के लिए अंधा कर देती है, ताकि वे फिर कभी किसी इंसान की जिंदगी को अपना खिलौना न बना सके। कहानी के अंत में दीपा के उस पुराने अपार्टमेंट में एक नया जोड़ा शिफ्ट होता है, जो खिड़की से सामने वाले फ्लैट की तरफ देखने लगता है, जहां अपनी आंखों की रोशनी खो चुके सेबास्टियन और जूलिया अंधेरे में भटक रहे होते हैं।